70s का दशक बड़ा रोचक रहा। एक समय पर यूएसए इंडिया से कह रहा है कि इंडिया तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। हमने पूछा क्यों भाई? एक तो कोल्ड वॉर चल रहा था, यूएसए वांटेड कि इंडिया तुम यूएस के साथ रहो। हमने कहा देखो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। फिर यूएस बेस्ड कुछ थिंकर्स थे, उन्होंने अपने जैसे प्रेसिडेंट थे उनको समझाया कि इकोनॉमी हमारी नहीं ग्लोबल लेवल पर चेंज करनी पड़ेगी, इससे हमें फिर बेनिफिट होगा। पूछा कैसे? कहा मार्केट इज गॉड, इस बात को फैलाना है। आप लोग मानते हो कि मार्केट इज गॉड? आप कहोगे क्या बात कर दी सर, मार्केट क्या है? मार्केट तो एक जगह है जहां पर भाई एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप करते हो, यही बेसिक डेफिनेशन आपने पढ़ी है। लेकिन यहां पर इनका कहना था कि सरकार को रहना चाहिए बैकफुट पे। फ्री मार्केट, अगर आप ओपन कर देंगे मार्केट को कि अपने हिसाब से प्राइवेट कंपनीज जो बनाना चाहते हैं बनाए, जिस भाव में बेचना चाहते हैं बेचें, तो अल्टीमेटली जो आपकी नीड है वो पूरी हो जाएगी। अब कहेंगे फिर भी गॉड क्यों कहा? तो इनका कहना था कि जैसे ईश्वर है तो ईश्वर ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, जो आपको चाहिए ईश्वर दे सकता है, जहां आप देखें ईश्वर है। तो न्यू लिबरलिज्म का मानना था ऐसा ही कुछ मार्केट का है, जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वहां पर मार्केट डेवलप हो जाएगी। बात तो सही है। आप सुदूर इलाकों में कहीं जाओगे और आपको मैगी की जरूरत पड़ेगी तो मैगी मिल जाएगी, वहां कोई ना कोई अपना काम खोल लेगा वहां पर, बस रेस्ट्रिक्शन ना हो, है कि नहीं? आसपास देखिए, अपने आसपास जो भी रखा है, ये मोबाइल या लैपटॉप जिसके थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हैं, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मार्केट। तो यानी कि कुछ से कुछ जो आपकी नई से नई जरूरतें हैं वो सब मार्केट आपको प्रोवाइड कर रहा है। इस वजह से इन्होंने कहा कि मार्केट इज गॉड, स्टेट का तो दखल होना ही नहीं चाहिए जी। लेकिन आज ये जो बातें हमें सिखा रहे थे ये तो बदल रहे हैं। आज कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अब तो देखो यूएस को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्राइवेट सेक्टर में स्टेक्स लेने पड़ेंगे और कुछ प्राइवेट कंपनीज की चॉइसेस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। यहां पर लिंक बन जाता है इकोनॉमी का और नेशनलिज्म का। अब इसका एक किस्सा और आपको बता दूं। 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर यानी कि लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉर, इंडियन नेवी ने कहा एक फॉरेन कंपनी जो इंडिया में काम कर रही थी, बर्मा शेल, कि भाई इंडियन नेवी को फ्यूल की जरूरत है, फ्यूल प्रोवाइड करो, और पैसा हम दे ही रहे थे। ये फॉरेन कंपनी मना कर देती है, कहती है हम नहीं देंगे। क्या बात चल रही है? ये कंपनी इंडिया में काम कर रही है, बर्मा शेल यूके की कंपनी है, हम इससे कह रहे हैं हमारी नेवी को जरूरत है फ्यूल की, प्रोवाइड करो, मना कर रही है। क्यों कर रही है? यूके की कंपनी थी और यूके ने इंडिकेशन दिया था कि इस वॉर में हम तो यूएसए के साथ हैं और यूएसए पाकिस्तान के साथ है, तो कुल मिलाकर यूके यूएसए हुआ पाकिस्तान के साथ। तो उस समय भारत की राष्ट्रपति इंदिरा गांधी जी को एक सीख मिल गई, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को एक सीख मिल गई कि भाई एनर्जी और फूड ये दो ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसमें कि हमें स्वावलंबी होना होगा, हमें सेल्फ रिलायंट होना होगा। यानी कि राष्ट्रवाद और अर्थव्यवस्था दोनों भारत की या किसी भी देश की, इवन हम बात करें, सर्वाइवल से जुड़ी हुई हैं। अब जो स्थिति हमारे साथ वहां थी, कहीं ऐसा तो नहीं है ये स्थिति खुद ट्रंप पर भारी पड़ गई है और ट्रंप भी कुछ ऐसी नीतियां अपना रहे हैं जो उस समय वो भारत की नीतियों को गलत बता रहे थे। चलिए इसी बात पे एनालाइज करा जाए। अभी रिसेंट आपने अपडेट सुनी होगी कि इंटेल बहुत ही फेमस चिप मेकर कंपनी है, उसका 10% स्टेक यूएस गवर्नमेंट ने ले लिया है। अब आप कहेंगे भाई ले कैसे लिया 10% स्टेक? एक्चुअली बाइडेन के टाइम पर एक चिप्स एक्ट आया था जिसके तहत इन्होंने वादा किया था कि $5.7 बिलियन का एक ग्रांट प्रोवाइड करेंगे इंटेल कंपनी को, कि इंटेल तुम्हें टक्कर लेनी है चाइना से, तुम्हें ताइवान जो मैन्युफैक्चरिंग में फेमस है और चाइना जो मैन्युफैक्चरिंग में ही है, तुम R&D में भी रहो और मैन्युफैक्चरिंग में भी रहो, और इसके लिए अलग से हम अपने बजट से $5.7 बिलियन तुम्हें देंगे। इंटेल हो जाएगा, इंटेल लाइक कि ठीक है हो जाएगा, दीजिए $5.7 बिलियन। बाइडेन चले गए, ट्रंप आ गए। ट्रंप ने कहा इंटेल एक्चुअली जो बात थी वो वही रहेगी, बस तरीका बदलेगा। क्या तरीका बदलेगा? हम $5.7 बिलियन में $3.2 बिलियन और जोड़ रहे हैं, तो टोटल हो गया $8.9 बिलियन। तो मतलब इंटेल वाज स्माइलिंग, क्या बात है, मतलब ट्रंप आप मतलब $8.9 बिलियन हमें मतलब ग्रांट देंगे। ट्रंप ने कहा 8.9 बिलियन डॉलर के बदले ना मुझे चाहिए 9.9% स्टेक, तो रफली 10%, 9.9% स्टेक चाहिए इंटेल का। तो ये डील फाइनली हो गई और ये मना भी नहीं कर सकते थे, कारण कहा ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है जी, इस वजह से करना ही पड़ेगा।
क्योंकि आप इतनी सारी सहूलियतें हमसे लेते हैं, आपके बेसिस पर हम दूसरे देशों पर प्रेशर भी बनाते हैं, कंडीशंस भी लगाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो करना तो पड़ेगा। खैर 9.9% का स्टेक यूएस गवर्नमेंट के पास आ चुका है। इसमें एक और राइडर है, कहा कि इसके बाद तुम्हें यह भी बता दें कि 5% स्टेक और ले लेंगे तुम्हारा अगर तुमने फाउंड्रीज का जो बिजनेस है अपना, क्योंकि एक तो R&D का बिजनेस होता है सेमीकंडक्टर में, एक फाउंड्रीज का होता है। फाउंड्रीज मतलब मैन्युफैक्चरिंग। अगर तुमने मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में 51% से कम अपना स्टेक करा, यानी कि यूएस की कंपनी का ही 51% से ज्यादा स्टेक रहना चाहिए। अगर इससे कम करने की तुमने सोची, कहीं से बढ़िया डील मिल रही है, तो बेटा 5% तुम्हारा और खरीद लेंगे। आप कहोगे फिर दिक्कत क्या है, खरीदने दो उनको भी। दिक्कत ये है, अगर 9.9% स्टेक आ गया है तो उसका मतलब है कि आप इनके कुछ डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। जो लगेगा आपको राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है और इनका बोर्ड कहेगा नहीं ये तो हमारी कंपनी के लिए ठीक है, तो वो कहेंगे हमारी भी सुनो भाई, 9.9% स्टेक हमारे पास है। तो गेम ये है। अब ज्यादातर लोगों ने यही न्यूज सुनी, लेकिन अब मैं इसको कनेक्ट करूंगा कहीं और ऐसे फैसलों से जो यहां पर यूएस में लिए जा रहे हैं। जैसे एक और कंपनी देखिए, एमपी मटेरियल्स, ये रेयर अर्थ कंपनी, मतलब रेयर अर्थ में डील करती है। जैसे मैग्नेट्स बना रही है इनके डीओडी के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग डील लगा मुझे। डीओडी का कहना है, पेंटागन का कहना है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं $400 मिलियन। ठीक है जी। और जो आपकी नई फैसिलिटी बनेगी उसकी टोटल जो आउटपुट होगी वो भी हम खरीद रहे हैं। मतलब टोटल जो रेयर अर्थ कंपोनेंट्स बनेंगे आपकी कंपनी से, जैसे मैग्नेट्स उनको अपने डिफेंस पर्पस के लिए चाहिए, 100% हम खरीदेंगे। तो भाई साहब आपका कस्टमर तैयार, बनाओ फैक्ट्री, हम ही पैसा दे रहे हैं और हम ही खरीदेंगे। प्लस तुम जो अदर कंपोनेंट बनाओगे उसके लिए हम प्राइस फ्लोर कमिटमेंट भी दे रहे हैं। आपको कि ये क्या है, मतलब एक लिमिट से कम अगर प्राइस हो गया तो टेंशन न लो, हम भरपाई करेंगे। आप कहोगे सर ये यूएस में हो रहा है, ये तो सुना है हमने कैपिटलिस्ट है, और कैपिटलिस्ट में तो ऐसी गारंटी सरकार नहीं देती, वो तो फ्री मार्केट की बात करते हैं, इसी से प्रोस्पेरिटी आएगी, इनोवेशन आएगा। फिर ये क्या चल रहा है, यही चल रहा है, यह है नेशनलिज्म और ऑथोरिटेरियनिज्म का कॉम्बिनेशन। ये इन्होंने इनके साथ किया है। फिर एक और कंपनी है, अभी आगे आएगा उसका किस्सा, वही यूएस स्टील्स। यूएस स्टील्स में तो पैसा भी नहीं लगाया। यूएस स्टील एक्चुअली अपना कुछ स्टेक बेचना चाह रही थी। जापान की कंपनी है निपॉन, सुना होगा आपने ना, निपॉन स्टील। तो इन्होंने कहा ऐसे तो नहीं ये हम डील होने देंगे, हमें चाहिए इसमें गोल्डन शेयर। अब ये गोल्डन शेयर क्या है, क्योंकि ट्रंप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, गोल्डन शेयर आई हैव इन दिस यूएस स्टील डील, और इनके जो डिसीजंस हैं उसको हम इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। एक्चुअली ये टर्म जो इमर्ज हुआ था वो यूरोपियन यूनियन से हुआ था, और जब यूरोपियन यूनियन का पार्ट एक टाइम पर यूके भी होता था, फिर तो 2016 में ब्रेक्सिट हो गया, अलग हो गया, तो यूके में भी ये पॉपुलर हुआ था। इसका मतलब ये होता है कि यूज़ तो इसलिए किया जाता था कि अगर आपकी सरकारी कंपनी है और आप उसको बेच रहे हो, मेजोरिटी स्टेक गवर्नमेंट बेच रही है, फिर भी एक ऐसा शेयर अपने पास रख लेती है जो इतना शेयर होता है कि आप उसके कुछ क्रिटिकल डिसीजंस में वीटो कर सकते हो अगर आपको लगता है वो देश के लिए ठीक नहीं है। तो एक्चुअली यूएस स्टील वाली डील को जब मैंने देखा तो इसमें तो कोई पैसा भी नहीं दिया इन्होंने, ना तो जापान की उस कंपनी को दिया, ना यूएस स्टील को दिया। इन्होंने कहा क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, तो हम नेशनल सिक्योरिटी एग्रीमेंट आपके साथ साइन करेंगे तभी ये डील हो पाएगी। वैसे 2 साल से ये डील ही चल रही है, अब 2025 तक चल रही है, मतलब 2023 से स्टार्ट हो गई थी ये डील। अब इसमें क्या है, तो नेशनल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन करा लिया, गोल्डन शेयर इसको कहते हैं, शेयर जी, ऐसा जी लगा देते हैं, तो ये इन्होंने ले लिया। अब इसके वजह से अब कुछ फैसले, जैसे आपके जो प्लांट्स हैं, अगर आप किसी प्लांट को शट करोगे, ऐसे नहीं शट करोगे, क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जो हैं यूएस की, उनको बचाना है। आप कुछ नए प्लांट्स में किसके साथ आप इन्वेस्टमेंट लोगे, कहीं ऐसा ना हो कि अल्टीमेटली आप अपना जो मेजोरिटी स्टेक है किसी और को दे दें। तो ऐसे सभी फैसलों में यूएस की सरकार का दखल रहेगा, जिससे कि वो यूएस की मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को बचा सकें। तो ये उन्होंने अभी कुछ फैसले लिए हैं। अब जरा इंदिरा गांधी जी पर आ जाते हैं। याद है आपको 1969 में 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया गया प्राइवेट बैंक्स को। इसका मतलब है वो पहले प्राइवेट थे, अब उनमें मेजोरिटी स्टेक गवर्नमेंट ने ले लिया। आप कहेंगे सर गवर्नमेंट ने लिया तो पैसा तो दिया होगा ना। उसका एक अलग किस्सा है जो मैं इंडियन पॉलिटी में आपको पढ़ाता हूँ, आप अगर सुनना चाहते हैं
तो ये है कि ये डील भी काफ़ी रोचक थी। प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज कर लिया, इनको कहा कि देखो वी आर गिविंग 3 months एंड इन दिस टाइम यू नीड टू नेगोशिएट एंड फाइनलाइज ऑन द डील, एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू फाइनलाइज ऑन द डील, जो भी हम गवर्नमेंट पैसा दे रही है तुम्हारे भाई प्राइवेट बैंक को हम खरीद रहे हैं, तुम्हारा बिजनेस खरीद रहे हैं, तुमने स्टार्ट किया था, मेहनत करी, अपना पैसा लगाया, अब सरकार ले रही है, तो दाम जो सरकार देगी, सरकार के साथ बैठो, फैसला करो 3 महीने में, और नहीं बन रही बात, तुम्हें चाहिए ज़्यादा, तो ऐसा है फिर एक ट्राइब्यूनल बना रहे हैं, उसके पास जाना, उसमें अपना केस फाइल करना, वहाँ से फिर तुम अपने डील पे अपना क्लोज करना, लेकिन वहाँ से जो तुम्हें पैसा मिलेगा ना, जो भी फाइनलाइज हो सकता है भाई इससे ज़्यादा हो जाए, डबल हो जाए, लेकिन वो पैसा ना तुम्हें इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिलेगा, जो 10 साल बाद तुम निकाल पाओगे। इस लाइक कि तुम्हें पेपर मिल जाएगा, 10 साल बाद वो पैसा ले लेना। अब सोचो कोई बिजनेसमैन है, उसको तो भाई लिक्विडिटी चाहिए ना, उसका बिजनेस तुम ले रहे हो, तो उसको तो कहीं पैसा चाहिए दूसरी जगह इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये गेम हुआ। खैर ये गेम फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गया, बट द पॉइंट इज कि ये क्या है, ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी है, लेकिन इस ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी को, मनमानी को जायज माना गया, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षा से ऊपर कुछ नहीं है कि नहीं। तो इससे क्या हुआ, 85% जो डिपॉजिट्स थे इन बैंक्स में थे भारत के, तो इस पर अगर सरकार का कंट्रोल आ जाएगा तो मुझे बताइए सेविंग्स का बेटर इस्तेमाल, प्लस गवर्नमेंट प्रेशराइज कर सकती है इनको कि भाई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, एजुकेशन और आपके फार्मर्स, इन सेक्टर्स में आपको पैसा देना पड़ेगा। प्लस जो अनबैंकेबल एरिया है, जहां पर ये प्राइवेट बैंक जा ही नहीं रहे थे, क्योंकि भाई बैंक की कमाई तो वहां से होगी ना जहां से डिपॉजिट्स भी आएंगे, आप डिपॉजिट करोगे, आपको 3% 4% बोलेंगे, और फिर दूसरे कस्टमर को 8-9% पर लोन देंगे, आप ही का पैसा, बीच का मार्जिन कमाएंगे। तो प्राइवेट बैंक को लगता था भाई गरीब इलाकों में जाएंगे, वहाँ पर डिपॉजिट ही कम आएगा, वहाँ पर शाखा ब्रांच बनाने का खर्चा ही ज़्यादा होगा। लेकिन अगर सरकार का कंट्रोल आ जाता है, तो सरकार किस लिए काम करती है, प्रॉफिट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। तो यहाँ पर सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ सरकार पुश कर पाएगी, जिससे कि हमारी इकोनॉमी का जो बेस है, जो एजुकेशन पर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पर, हाउसिंग, इन चीज़ों पर टिका हुआ है। इसके बाद बैंकिंग के बाद कोल सेक्टर को नेशनलाइज करना, फिर इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज करना, तो ये सारे के सारे जो स्टेप्स थे, ये स्ट्रेटेजिक स्टेप्स थे। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हुआ। क्यों भाई, अगर सरकार का कंट्रोल आ गया तो सरकारी बाबू का कंट्रोल आ गया, और वहां पर अगर आपको कोई अपना प्राइवेट काम भी करना है तो वहाँ पर लाइसेंस राज आ जाएगा। छोटे छोटे कामों को, मशीन खरीदनी है लाइसेंस चाहिए, फिर फैब्रिक बनाना है लाइसेंस चाहिए, अच्छा दूसरे स्टेट में बेचना है लाइसेंस चाहिए, कितना बनाओगे उससे ज़्यादा नहीं बनाना, लाइसेंस चाहिए। तो यानी कि ऐसे स्टेट इंटरवेंशन से जो फ्रीडम होती है, इनोवेशन होती है, उस पर लिमिट भी लगी। अब जो यूएस की हिस्ट्री रही है वो टेम्पररी इंटरवेंशन की तो रही है, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा गया रिसेंट पास्ट में कोई ट्रेंड कि यहाँ पर एक परमानेंट काइंड ऑफ स्टेक ले ले कि भाई हम 9.9% स्टेक ले रहे हैं, बढ़ाकर 5% और ले लेंगे। जो गोल्डन शेयर है, इनका कहना है इससे हमारे पर वीटो आ जाएगी। ये सारी कहानी मैं आपको अभी बता ही रहा था। चिप्स एक्ट की बात बताई बाइडेन के टाइम पर, और इस डील को इन्होंने ऐसे किया और अल्टीमेटली इंटेल का स्टेक ले लिया। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये जो एमपी मटेरियल्स है, इसके अलावा और भी कंपनीज हैं जिसमें वो ऐसे ही स्टेक्स लेते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि स्टेट कैपिटलिज्म का मॉडल जो है यूएस में एक्सपेंड हो रहा है। नाउ अब इंदिरा गांधी जी ने जो किया, उस समय की एक और एंगल आपको बताता हूं। ये कहा गया कि यार ये ना आइडियोलॉजी इंस्पायर्ड है। जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट इंक्लाइंड, इंदिरा गांधी सोशलिस्ट इंक्लाइंड, ओवरऑल इंडिया सोशलिस्ट इंक्लाइंड, इस वजह से क्योंकि इससे पास्ट में हमने प्राइवेट सेक्टर, कुछ कंपनीज यहाँ पर व्यापार करने आई थी और अल्टीमेटली उन्होंने गुलाम बना लिया था। तो वो सुना होगा ना आपने कि भाई जो दूध का जला होता है वो छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम शक की निगाह से ही देखते आए हैं। खैर उस समय पर हमने तो इस वजह से थोड़ा बैकफुट पर रखा, हमने अपनी इकोनॉमी के बेस को स्टेट इंटरवेंशन से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी। लेकिन दूसरी ऐसी इकोनॉमी जिन्होंने उस समय पर न्यू लिबरलिज्म को अपनाया, उनका वाकई ग्रोथ रेट 10% प्लस भी हुआ। हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट ऐसी पॉलिसीज की वजह से भी हम कहेंगे 3.5% के आसपास रहा 1960s 1970s के दौर तक, जिसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहा गया। आपने सुना भी होगा शायद। उस समय पर अगर आप ग्लोबल ग्रोथ रेट देखो अक्रॉस एवरेज, तो वो 4.5% था। तो यानी कि ग्लोबल लेवल पर 1% अप ग्रोथ रेट था। तो लेकिन उस समय पर भाई हमारी अपनी, क्योंकि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सारे सर्कमस्टांसेस देखकर जो हमारे लिए बेस्ट था हमने वो करने की सोची। फूड देखिए, हम जैसे फूड की सेल्फ सफिशिएंसी हमने अचीव नहीं करी,
तो यूएस ने कहा अरे हम आपको ग्रीन्स दे देते हैं, PL480 प्रोग्राम। बट जो ग्रांट्स होती है ना, उसके पीछे भी एक्चुअली जियोपॉलिटिकल एंगल होता है। यानी कि यूएसए अगर हमें एड दे रहा था कि चलो हम आपको अनाज दे देंगे, वो भी थर्ड कैटेगरी का देंगे, लेकिन उसके बदले आपसे कहेंगे कि इन इंटरनेशनल मैटर पर हमारे हिसाब से चलना होगा। यानी कि आपके देश की संप्रभुता को क्रश करने की कोशिश करी जाती है, ह्यूमिलेटिंग होता है। जैसे 1971 से पहले जब इंदिरा गांधी जी ने विजिट करा कुछ देशों में इंक्लूडिंग यूएसए, और उन्हें बताया कि पाकिस्तान जो ईस्ट पाकिस्तान में कर रहा है, वहां से इंडिया में रिफ्यूजी क्राइसिस बन रहा है, जिससे नॉर्थ ईस्ट में इंस्टेबिलिटी हो रही है, ये भारत की राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, भारत को इसमें कुछ फैसला लेना होगा और आपसे साथ की अपेक्षा है। तो उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि कुछ भी ऐसा मत करना कि हमें कुछ एक्शन लेना पड़े। एंड इंदिरा गांधी जी ने कहा कि भारत रिजर्व करता है राइट टू डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर इंडिया सिक्योरिटी। लेकिन अब हेनरी किसिंगर ने बाद में अपनी बुक में लिखा कि मतलब निक्सन वॉज क्वाइट फेड अप। निक्सन वॉज लाइक कि ऐसे हिम्मत कैसे कर सकता है भारत जो खुद डिपेंडेंट है फूड में, एनर्जी में। तो आप ऐसा ट्रेंड देख सकते हैं कि जो लेट 60s में 70s में जो भारत फैसले ले रहा था, वो इसी ऑटोनॉमी के लिए ले रहा था, जिससे कि सुरक्षा के मैटर में भी हम स्ट्रांगली डिसीजन ले सके, ये फॉरेन पावर से हम अपने आप को फोर्ट्रेस से शील्ड कर सके। तो नेशनलाइजेशन इससे कनेक्टेड था। खैर 1971 वॉर के जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना आपको, बर्मा स्टील, बर्मा शेल कंपनी जो थी, तो बर्मा शेल को जो हमने नेशनलाइज किया था, पता है उसका नाम बाद में क्या पड़ा? BPCL, भारत पेट्रोलियम, याद आ रहा है कुछ कंपनी लिमिटेड, अभी भी BPCL है, वो इसी को नेशनलाइज करके बनी थी। एक समय पर यूएसए ग्लोबलाइजेशन को पुश कर रहा था, क्योंकि उसको ज़्यादा फायदा था ना, अगर बाकी अपनी दीवारों को नीचे करेंगे, यानी कि ट्रेड को आने देंगे, यूएस की कंपनीज को वहाँ पर प्रोडक्ट को बेचने देंगे, इन्वेस्ट करने देंगे, तो यूएस की कमाई होगी। लेकिन देखते ही देखते चाइना ने इसका सबसे ज़्यादा फायदा लिया, और चाइना आज सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ, इन सब में लीड कर रहा है। इवन जो फार्मास्यूटिकल APIs हैं, उसके लिए भी यूएस की इकोनॉमी भी चाइना पर डिपेंडेंट है। तो चाइना की इस हेजेमोनिक राइज से जाहिर सी बात है यूएस में इनसिक्योरिटी होगी कि नहीं होगी। जैसे 2018 का आप डेटा देखिए, यहां पर जो ट्रेड डेफिसिट है यूएस और चाइना के बीच का, वो $418 बिलियन हो गया था। मतलब स्ट्राइकिंग था। ये वही समय है जब 2016 से 20 में ट्रंप का 1.0 पहली सरकार चल रही थी उनकी, और आपने सुना भी होगा यूएस चाइना ट्रेड वॉर। वो इसी वजह से कर रहे थे क्योंकि इस ट्रेड डेफिसिट को कम करना जरूरी है, यानी कि यूएस ज्यादा पैसा दे रहा है चाइना को, मतलब ज्यादा फ्लो जा रहा है, और चाइना का जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज है वो बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से उन्होंने सोचा कि अमेरिका की जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है उसको बचाना होगा, और यूएस को चाइना की इकोनॉमी से डीकपल करना होगा। वो उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है। जैसे एक समय पर इंदिरा गांधी जी के लिए अगर इंडिया की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को बचाना है, इंडिया की सिक्योरिटी को भी बचाना है, तो उसके लिए फूड एंड एनर्जी, इन दोनों को स्ट्रेटेजिक एसेट्स मानना जरूरी था, राइट। इन दोनों में ऑटोनोमस होना जरूरी था। ऐसी आज के टाइम पर स्टील और माइक्रोचिप्स बन गए हैं यूएस के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट्स। इसी वजह से यूएस स्टील, इसी वजह से इंटेल, राइट। अथॉरिटेरियन अप्रोच इसमें यूज हो रही है, चाहे ट्रंप के टाइम पर बात करो, चाहे इंदिरा गांधी जी के टाइम पर बात करो। अब इसमें लगता है कि एक पर्सनल ड्राइवर, एक पर्सनल फैक्टर भी है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ना एक यूनिट लेवल एनालिसिस आता है। रियलिस्ट अप्रोच ये कहती है, जो एक स्कूल ऑफ थॉट है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, कि किसी देश का लीडर कौन है ये बड़ा मायने रखता है। कई बार उसकी लीडर की वजह से जो डायरेक्शंस है वो शिफ्ट होती हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये कमियां काफी समय से चलती आ रही हैं, लेकिन अगर किसी लीडर ने ठान लिया कि नहीं मेरे समय में ही चेंज होगा, तो फिर हो जाती हैं। जैसे इंदिरा गांधी जी, उनका एक पर्सनल कैरिज्मा था, ऐसे ही ट्रंप पर्सनल कैरिज्मा पे चलते हैं। इंदिरा गांधी जी को इक्वेट किया जा रहा था मां दुर्गा, जैसे फेमस नारे गरीबी हटाओ, और इससे मतलब ऐसा वो अपने आप को पोजीशन कर रही थी कि भारत की समस्याओं का अगर कोई समाधान कर सकती हैं तो वो केवल इंदिरा गांधी जी कर सकती हैं। इसी वजह से 1975 में जब उनको चैलेंज मिला इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट से, इंदिरा गांधी जी और उनके अपोनेंट के उस केस में फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया था कि भाई आपने तो इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस करी है, इस वजह से आपको तो जाना होगा, आपका इलेक्शन वॉइड करते हैं। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फैसला देता उससे पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट कर दिया था, 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और लिख दिया कि अरे जो
प्राइम मिनिस्टर का जो पोजीशन है उससे जुड़ा अगर कोई इलेक्शन है, क्योंकि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, एमपी का होता है, जैसे लोकसभा एमपी हुए या राज्यसभा एमपी अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाए, जैसे मनमोहन सिंह जी थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे मैटर में रिव्यू ही नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट। मतलब कुछ लोगों ने कहा ऐसा लग रहा है कि इंदिरा गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी पर्सनल डायरी मान लिया था कि चलो लिख देते हैं, चलो 39th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, जिस अपने आप में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा रहा था, कुछ ऐसा ही पैरेलल अब कनेक्ट किया जा रहा है ट्रंप के साथ। बात बात पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू कर देते हैं, दिस इज डन, कुछ ऐसे रेडिकल चेंजेस कर देते हैं जो ना तो उनका फेडरल रिजर्व डाइजेस्ट कर पा रहा है, यानी कि उनका सेंट्रल बैंक। अगर सेंट्रल बैंक कहता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो धमकी देते हैं सेंट्रल, अपने देश के सेंट्रल बैंक को कि भाई तुम्हारे हेड को हम हटा देंगे। तो ऐसे ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज वहां पर एक हमें कंपैरिजन देखने को मिल रहा है। जब भारत में नेशनल इमरजेंसी लग गई थी 75 से 77 इंटरनल कारणों से, इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारणों से, तो उस समय फंडामेंटल राइट्स को कर्ब कर दिया गया था, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को जेल में डाल दिया गया था। तो यानी कि जो पर्सनल अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल चेक को दरकिनार कर रही थी, लेकिन उसका जो फ्लैग था वो क्या था? देश की सुरक्षा, देश की मजबूती। और अगर कोई लीडर ऐसा आ रहा है तो फिर उसको क्वेश्चन नहीं किया जाना चाहिए। कुछ ऐसा ही यहां पर ट्रंप कर रहे हैं, एक पर्सनैलिटी कल्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैं ही प्रोवाइड कर सकता हूं सोल्यूशन, ये सिस्टम ही ब्रोकन है, इससे पहले कि राष्ट्रपति ने कुछ नहीं करा तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, इससे पहले सब बर्बाद था। 2018 में जो गोल्डमैन सैक फेमस कंपनी है, उनके चीफ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि भाई ट्रंप साहब की जो पॉलिसी है उनमें गड़बड़ी है, तो सीधे धमकी दे रहे हैं। गोल्डमैन सैक को कह रहे हैं अरे हटाओ अपनी चीफ इकोनॉमिस्ट को, बकवास है। मतलब ऐसा चल रहा है। ऐसी फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन को कह रहे हैं लोअर करो इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं करे, अब ये कह रहे हैं कि नहीं कर सकता भाई इंटरेस्ट रेट कम, अगर इंटरेस्ट रेट कम करे तो महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। कह रहे हैं अरे भाई इंटरेस्ट रेट कम करो जिससे इकोनॉमी ग्रोथ बढ़े, तो मतलब इनको कह रहे हैं कि हटा देंगे। तो देखो इन दोनों में ना बैलेंस करना पड़ता है, और इसकी कॉल अगर फेडरल रिजर्व अगर उसकी जिम्मेदारी है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, तो उसी के पास होनी चाहिए भाई। तो यानी कि अब आउटकम में टैरिफ, ट्रेड वॉर, यही देख रहे हैं हम दुनिया में, और जो इंस्टीट्यूशनल चेक्स हैं, WTO के रूल क्या हैं, उन सबको दरकिनार किया जा रहा है। इंदिरा गांधी जी के टाइम की जो पॉलिसीज थी, अगर स्टेट का दखल ज्यादा होता है तो उससे ग्रोथ रेट पर एक नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है, स्टंटेड हो जाती है ग्रोथ, क्योंकि इनोवेशन नहीं आ पाता। इसी वजह से लाइसेंस राज के इस पूरे दौर के बाद 1991 की स्थिति ऐसी हो गई कि भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया। करीब $1.2 बिलियन के आसपास हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जो मात्र 3 हफ्ते का इंपोर्ट रख सकता था। अब हमें जरूरत पड़ी कि भाई लोन चाहिए, नहीं तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर नहीं होगा, इंटरनेशनल करेंसी नहीं होंगी, तो हमें जो क्रूड ऑयल लेना है बदले में क्या देंगे? रुपया देंगे। रुपया तो उस समय एक्सेप्ट नहीं था। आज तो फिर भी हम बायलिटरल मतलब करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन उस समय तो नहीं हो पाता था। तो खैर हमने कहा IMF, तो IMF ने कहा नहीं, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ठीक नहीं है, रेटिंग ठीक नहीं है। तो उसके बदले फिर हमें 67 टन्स ऑफ गोल्ड रखवाना पड़ा, और प्लस अपनी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर हमने किया, जिसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और उसके बाद फिर इकोनॉमी हमारी ट्रैक पर आने लगी। प्लस एक और नेगेटिव इंपैक्ट होता है, अगर आप ऐसे ही स्टेट के कंट्रोल में रहेंगे जैसे कि यूएस कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि अगर उनको ऐसी गारंटीज उनकी कंपनीज को मिलने लगेंगी तो उनके अंदर जो डायनेमिज्म है वो नहीं आएगा, इनोवेशन का पुश नहीं आएगा, क्योंकि भाई जगह जगह पर इंटरवीन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए तो गवर्नमेंट बैठी है। चाइनीज गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, लेकिन वो एक्सपोर्ट सब्सिडीज देती है, वो फ्रीडम देती है। लेकिन यहां पर यूएस क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि तुम्हारे सामने कोई कंपटीशन हम टिकने ही नहीं देंगे। यूएस की इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी अलग है। यूएस की इकोनॉमी बनी ही है डार्विनिज्म पर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर, और चाइना की इकोनॉमी को तो प्रॉस्पर किया गया है, उसको तो मतलब जो करेंसी का जो डिफरेंस है प्लस जो ट्रेड पॉलिसीज हैं कि भाई चाइना के प्रोडक्ट को आसानी से एक्सेस मिल जाएगा, उसका जबरदस्त उसको फायदा हुआ है। तो क्या अमेरिका की इकोनॉमी जो अपने कोर प्रिंसिपल्स हैं, डार्विनिज्म, फ्री कंपटीशन, उस सबसे दूर जा रही है? ऐसा ही हमें लग रहा है। खैर, तो अब आगे क्या होने वाला है? आगे यही होगा कि ट्रंप की इन पॉलिसीज को देखते हैं और कहाँ कहाँ वो इंप्लीमेंट करते हैं, और डेफिनेटली इससे अगर इनोवेशन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा तो यूएस को आने वाले समय में रीवैल्यूएट करना पड़ेगा अपनी पॉलिसी को, उन्हें नई रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नई रियलिटी है मल्टीपोलर ग्लोबलाइजेशन, यानी कि अब यूएस का वो दौर नहीं है, अब वो चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। अगले 20 से 25 साल काफ़ी क्रूशल हैं, और उस समय पर जो आज के पिलर्स कहे जा रहे हैं, जो ब्रिक्स में भी शुमार हैं, जिसमें भारत एक है, तो अब वो बहुत तेज़ी से
ब्रिटेन वुड के इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म भी कराएंगे और अल्टरनेटिव टू ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस को और मजबूत भी करेंगे। तो पैरेलल इंस्टीट्यूशंस जो है वो नई रियलिटी को जन्म दे रहे हैं। जो डी डॉलराइजेशन है, डॉलर को पूरी तरह खत्म कर दो ऐसा जरूरी नहीं है, डॉलर की प्रेजेंस अभी बनी रहेगी, लेकिन हाँ डिपेंडेंस जो है वो ग्रेजुअली कम होगी, जिससे जो सैंक्शन की धमकी यूएस देता था वो कुछ हद तक कम होगी। यूएस की जो पावर है वो केवल उसकी इकोनॉमी नहीं है, उसके अलाइज भी हैं, लेकिन अलाइज भी अपनी पॉलिसी को इंडिपेंडेंट ऑफ यूएस से कर रहे हैं। और इस समय पर यूएस जो कर रहा है, इट इज लाइक कि अब डाउनफॉल हो रहा है तो क्या करें, तो अल्टीमेटली फिर ऐसे प्रिंसिपल्स को अपना रहा है जो उसके कोर इकोनॉमी प्रिंसिपल से अलाइन करते ही नहीं है। देखते हैं अब आगे वाले टाइम में क्या होगा। इधर अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन चल रहा है, दूसरी तरफ उसी के काउंटर में वेव चल रही है।